हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सेशन चल रहा है हमारा ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs का, जिसमें कि हमने 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने का आपसे वादा किया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे थे PGT के पेपर, इसमें हम सॉल्व कर रहे थे। PGT का हमने 2016 एवं 2021 का पेपर सॉल्व कर लिया है। ये पेपर आपका 2013 का इसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 4th पार्ट है। 2013 का यूपी PGT में ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने TGT के सभी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, और अगर अभी तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको पर डे 1 से 2 लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं PYQ से संबंधित। और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं GS बाय दिवाकर सर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको कोर्स एंड बैचेस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? रिफ्ट घाटी बलन का, भ्रंशन का, समबलन का, नापी का। तो ये जो रिफ्ट घाटी है वो परिणाम है आपका भ्रंशन का होता है। भ्रंशन की वजह से क्या बनता है? रिफ्ट बनती है। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाए उसे रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या होता है? कोई भाग है, ये दो पर्वत टाइप में कोई भी स्थलखंड मान लीजिए, एक भाग नीचे धंस गया इसका, तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्ट बन जाएगा। तो इसको बोला जाता है रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी बोला जाता है। जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को ग्राबेन कहा जाता है। जो जर्मनी शब्द है भ्रंश को क्या बोला जाता है? ग्राबेन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैकाल झील तथा लाल सागर भी भ्रंश घाटियाँ हैं। जो आपकी बैकाल झील है एवं लाल सागर है वो कहाँ पे बहते हैं? ये रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण है। भारत में नर्मदा, ताप्ती, ऊपरी दामोदर की घाटियाँ भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं। भारत में कौन कौन हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगी आपकी, ताप्ती नदी हो जाएगी, तथा ऊपरी दामोदर की जो घाटियाँ हैं वो सब भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रूस, फर, चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके विषुवतरेखीय वन में, भूमध्य सागरीय वन में, या फिर टैगा वन में, या फिर मानसूनी वन में। तो जो पाए जाते हैं आपके टैगा वन में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। शीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा वन भी कहते हैं। यह वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसका विस्तार अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप अथवा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? शीत महाद्वीप तथा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में इसका विस्तार पाया जाता है। इन वनों में कोणधारी वनस्पतियां सबसे प्रभावशाली होती हैं। इनके 4 प्रमुख वंश या फिर वंश होते हैं। कौन कौन से इनके वंश हैं? यथा है, स्प्रूस है, पाइन है, फर है, लार्च है। कौन कौन से हैं इसके? स्प्रूस हो जाएगा, पाइन हो जाएगा, फर हो जाएगा, लार्च हो जाएगा। ये इनके 4 वंश हो जाएंगे। ठीक है, किसके वंश हो जाएंगे? कोणधारी वन या फिर टैगा वन की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था? कौन सा वर्ष था? तो वो था आपका 1971 का वर्ष था, जिसमें कि जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत चेंज हुआ था। 1921 के पश्चात देश में जनसंख्या गति जो तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई है, इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1921 से 71 हो जाएगा ना। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक जो बदलाव हुआ है 1961 से 71 के दशक में हुआ है। कितना हुआ है जो सर्वाधिक बदलाव जो हुआ है? 61 से 71 के बीच में। तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 24.80% की यहाँ पे बदलाव मिला था, चेंजिंग मिली थी। इस दौरान औसत वार्षिक घातांक की वृद्धि जो हुई थी वो 2.22% दर्ज की गई थी। इसके पश्चात जनसंख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था। सबसे पहले खोज किसने की थी भारत की? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत की खोज 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने की थी। ये कैसा था? एक पुर्तगाली समुद्री यात्री था, जो अफ्रीका के गुड ऑफ होप कहाँ से अंतरिक्ष से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश करता है। ये गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। वहाँ के तात्कालिक राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। राजा कौन था वहाँ का उस टाइम पे? जमोरिन था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1942 में नई दुनिया अमेरिका की खोज करी थी। चलिए, अमेरिका से पहले कौन आ गया था? भारत आ गया था, जिसकी खोज हो चुकी थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है भारत में जुलाई के महीने में होती है, क्योंकि जुलाई तक जो मानसून आते हैं वो सभी क्षेत्र तक फैल जाते हैं।
भारत में वर्षा के वितरण में अंतर पाया जाता है। देश की कुल वर्षा का 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर महीने में होती है। शेष जो 13% वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से होती है। शेष 2% वर्षा शीतकालीन वर्षा होती है। जुलाई माह में पूरे देश में वर्षा होती है। यह वर्षा अन्य महीनों से अधिक होती है। जो जुलाई में होता है सभी जगह पर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है आपकी 3 मई 1960 को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार की स्थापना 3 मई 1960 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ये इसके सदस्य थे, जो कि संस्थापक सदस्य थे। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब किसमें शामिल हो गए? मुक्त व्यापार संघ में ये भी शामिल हो चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं। कहवा के बाग क्या कहलाते हैं? कहवा बाग, फेजेंडा, सेल्वास या फिर पंपास। तो ये कहलाते हैं फेजेंडा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। यहाँ कहवा उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं। इसके उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। किसके में? कहवा के में। यह अकेले विश्व के 50% कहवा का उत्पादन करता है। यहाँ की जलवायु कहवा की कृषि के लिए अनुकूल है, इसीलिए तो वहाँ पर कहवा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कहवा के कृषि में बड़े बड़े बागान स्थापित यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी ये सब डिटेल में पढ़नी है तो मेरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आप सत्यम परमार नाम से सर्च करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि अन्य सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे तथा डिटेल भी दिया जाएगा, और जो पॉइंटर होते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लॉन्च ने संबद्ध है? ब्लॉन्च से कौन सी है? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या फिर प्रसंभाव्यता। प्रसंभाव्यवाद हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संभववाद। ये किससे संबंधित है? ब्लॉन्च से संबंधित है। संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन ब्लॉस महोदय ने किया था, जबकि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था लुसियन फेब्रे ने किया था। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। यह मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंध की व्याख्या में मानवीय क्षमता और क्रियाकलापों को अधिक महत्व प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किसको कहा जाता है? दामोदर को, घाघरा को, पेरियार को या फिर यमुना नदी को। तो इसमें जो है आपकी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दामोदर नदी को अधिक जैविक भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण एवं सीवेज के यमुना नदी में मिलने से यमुना विश्व की सर्वाधिक जो प्रदूषित नदियां हैं उनमें से एक मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सीवेज का जो गंदा ठंडा पानी है तथा अन्य भी कई सारी गंदगियाँ हैं जिनके कारण की क्या हो जाती है, नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज कितना है? तो इसका जो परसेंटेज है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है समुद्री जल में, 77.8% हो जाएगा। चैलेंजर अभियान 1884 में, इसके दौरान डिटमार ने यह पता लगाया कि समुद्री जल में 27 प्रकार के लवण घुले हुए हैं। किसने पता लगाया था? ये लगाया था डिटमार ने। चैलेंजर अभियान जब उनका चल रहा था 1884 में, तब उन्होंने पता लगाया कि जो समुद्री जल है उसमें 27 प्रकार के जो लवण हैं वो घुले हुए हैं। इनमें से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं जिनकी परसेंटेज अधिक है। सोडियम क्लोराइड है, 77.8% है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% है। कैल्शियम सल्फेट 3.6% है। पोटेशियम सल्फेट 2.5% है और कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% है। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? सोडियम क्लोराइड की, उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल के रूपांतरण से बनने वाली सेल है, कौन सी बनती है? सेल का जब रूपांतरण होता है तो वो बनती है आपकी सिरेट बनती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इनका रूपांतरण देख लेते हैं। बालू का पत्थर जब परिवर्तन होता है क्वार्टजाइट में होता है। चूना पत्थर से संगमरमर,
सेल से स्लेट बनती है, कोयला से ग्रेफाइट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर कलंक है। सौर कलंक क्या है? सूर्य के सतह पर काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, या फिर सूर्य के समीप लाल धब्बे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य की सतह पर काले धब्बे होते हैं उनको सनस्पॉट या फिर जो सूर्य कलंक बोला जाता है। सौर कलंक सनस्पॉट्स प्रकाश मंडल के वे प्रदेश है जहाँ पर तापमान चातुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सौर कलंक ये कहलाते हैं। यह कलंक सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। इसके आंतरिक काले भाग को अम्ब्रा तथा चारों तरफ स्थित अपेक्षाकृत कम काले वाले भाग को पेनम्ब्रा, नाम याद रखिएगा, अम्ब्रा एवं पेनम्ब्रा कहा जाता है। सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से कुछ माह तक ये होता है। यह लगभग 11.1 वर्ष के समय अंतराल में प्रकट होता है, यानी कि 11 वर्ष के बाद में ये करीब फिर से दिखाई देने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र एवं उष्ण शुष्क। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है जो कि चावल के लिए उत्तम मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चावल की कृषि के लिए सर्वप्रथम 7000 वर्ष पूर्व चीन के चिंगजियांग डेल्टा में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद इसका विस्तार शेष दक्षिणी एवं पूर्वी एशियाई भागों में हुआ था। इसके लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता। वार्षिक वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर चाहिए होती है। तापमान कितना चाहिए? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर में वर्षा चाहिए होती है। वर्षा नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि खेतों में क्या हुआ, जल भरा हुआ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी पर, महानदी पर, कोसी पर, या फिर बराकर नदी पर। जो हीराकुंड बांध बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है महानदी पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपना भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक, सौर ऑफ उड़ीसा ये कहा जाता है। क्या होती है वहाँ पे? बाढ़ इतनी ज़्यादा आती है जिसके कारण जो जनधन की हानि होती रहती है, इसीलिए उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कैसा है ये? सबसे लंबा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन-थ्यूनियन की कृषि अवस्थित सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है। जो अंतिम पेटी है उसको क्या बोला जाता है? ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र, गहन फसल का क्षेत्र, या फिर फसल कृषि जिसमें प्रति व पशुचारण हो, या फिर पशुचारण। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पशुचारण, जो इनकी सबसे अंतिम पेटी मानी जाती है। उन्होंने 6 व्रतखंड इनमें बताए थे। 6 में हो जाएंगे आपके। पहले में साग सब्जी, खेती, दुग्ध पालन, ईंधन के लिए लकड़ी हो जाएगा। दूसरे में गहन कृषि पद्धति हो जाएगी। जो 4 और 5 थे उसमें विस्तृत पद्धति द्वारा अन्न की खेती की जाएगी। और छठे पर आपका पशुपालन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है शीतोष्ण पर्णपाती वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण घास के बायोम में, या फिर सवाना बायोम में। तो यह मिलती है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। सदाबहार वर्षा वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह वन बायोम अनुकूल जलवायु के कारण अनुकूल दशाएं पैदा करती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान पाया जाता है। क्या रहती है यहाँ पे? टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों ही हाई रहता है। इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से ये अनुकूलतम बायोम माना जाता है, या फिर इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? जेफरसन, सैमपुल, हंटिंगटन, या फिर कार्ल सावर। जो कार्लो सावर है वो सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता जाने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। कार्लो सावर 20वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास सांस्कृतिक समुदाय के योग द्वारा हुआ, परंतु सांस्कृतिक भूदृश्य का उद्भव प्राकृतिक भूदृश्य में होता है। भूदृश्य विकास में सांस्कृतिक एजेंट बनी हुई है, परंतु प्राकृतिक क्षेत्र इसका कैसा है? माध्य, या फिर इसका माध्यम है। एक क्षेत्र में सांस्कृतिक के प्रभावों के अधीन भूदृश्य का कालानुक्रम विकास होता है। वहाँ
अन्य संस्कृतियों के आगमन द्वारा संस्कृति भूदृश्य में कायाकल्प प्रारंभ हो जाता है। जब कोई एक संस्कृति होती है, वहाँ पे कई सारी जो संस्कृतियों के लोग आके रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है, उनका विसरण होने लगता है। एक क्या होती है वहाँ पे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना या फिर उनको जानना, ये सब शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी जीन ब्रून्स ने, डिमांजिया ने, परिपल्लो ने या फिर बाइडल डीला ब्लॉस ने। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, बाइडल डीला ब्लॉस ने फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली हुई थी। चलिए देख लेते हैं। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव बाइडल डीला ब्लॉस ने डाली हुई थी। फ्रांस में इन्हें मानव भूगोल के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉन्स के मरणोपरांत, यानी कि जो ब्लॉन्स थे, उनके मरने के बाद उनकी पुस्तक आई मानव भूगोल के सिद्धांत। ये क्या आई, उनकी बुक थी। उसमें मानव भूगोल के तथ्यों को 3 मूल वर्गों में विभक्त किया गया है। 3 मूल वर्ग कौन कौन से हैं? जनसंख्या, उसमें सांस्कृतिक एवं यातायात, ये 3 उनके मूल वर्ग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये क्या कह रहा है? तो किसने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये थॉर्नवेट ने, कोपेन ने, स्टाम्प ने या फिर त्रिवार्थनान। तो ये कहा था आपके कोपेन महोदय ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। कोपेन का जलवायु मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एवं आनुभाविक इम्पेरिकल था। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया, जिसका आधार किसको माना था? जो डी कैंडोल ने अपना वनस्पति वर्गीकरण दिया था, उसके आधार पर उन्होंने वनस्पति को भी सहारा लिया था। पुनः तापमान एवं वर्षा, जो वृष्टि होती है, उसके वार्षिक एवं मासिक औसत में एवं उनके मौसमी वितरण के आधार पर उन्होंने 1918 में अपने वर्गीकरण को फिर से संशोधित किया। इसके पश्चात कोपेन ने अपने वर्गीकरण में अनेक बार उसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया था। कोपेन ने यह माना कि जलवायु के संपूर्ण गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा सबसे अच्छी तरह ये व्यक्त होते हैं। कोपेन ने जलवायु प्रदेश थे, उनको 5 वर्गों में विभाजित किया था। 5 वर्ग कौन से थे? उन्होंने ABCDE, ये इंग्लिश के लेटर लिए थे। ए से जो इंडिकेट किया था वो किया था आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु को, बी से किया था शुष्क जलवायु को, सी से किया था आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु को, डी से किया था अल्पतापीय जलवायु को तथा ई से किया था ध्रुवीय जलवायु का। इसके बाद में उन्होंने सब लेटर का भी प्रयोग किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की थी? क्रमबद्ध भूगोल को, प्रादेशिक भूगोल को, भौतिक भूगोल को या फिर मानव भूगोल को? तो जो क्रमबद्धता उन्होंने वरीयता दी थी वो दी थी क्रमबद्ध भूगोल को, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए विधि तंत्र को अपनाया। पहला था आनुभाविक विधि, दूसरा क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि, कार्टोग्राफिकल विधि, सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता। हम्बोल्ट भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द के लिए प्रथम प्रतिपादक जाने जाते हैं। ये जलवायु विज्ञान का सबसे पहले जो शब्द दिया था वो दिया था हम्बोल्ट महोदय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिया यूनिवर्सलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये किसने लिखी थी? ज्योग्राफी यूनिवर्सल, ये लिखी थी आपके ब्लेचार्ड ने, ब्लॉन्स ने, डिमांजिया ने। तो ये लिखी थी आपके ब्लॉन्स महोदय ने। ब्लॉन्स कहाँ के थे? फ्रांस के थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रांस का अन्य इनकी बुक लिखी थी ब्लॉन्स की, फ्रांस का भूगोल लिखी थी इन्होंने, मानव भूगोल के सिद्धांत लिखे थे, पूरी फ्रांस का भूगोल लिखा हुआ था, विश्व का भूगोल इन्होंने लिखा हुआ था। अन्य बुक इनकी ये हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोको क्या है? सिरोको ज्वालामुखी है या फिर स्थानीय पवन है, पंछी है या फिर द्वीप है? तो जो सिरोको है वो आपकी स्थानीय पवन जानी जाती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिरोको एक गर्म शुष्क लाल रेत से भरी स्थानीय पवन है जो कि सहारा रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है। कहाँ पे चलती है ये? सहारा के रेगिस्तानों में चलती है। यहाँ इनसे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है क्योंकि वो कैसी है? रेत भरी पवन है। वो रेत कैसा है? वहाँ का लाल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रक्त पवन बोला जाता है। अन्य पवन दी गई है। खमसिन कहाँ पर चलती है? मिस्र में। गिबली चलती है लीबिया में। चिली चलती है ट्यूनीसिया में। लेवेस चलती है स्पेन में। लिस्ट चलती है कनारी एवं मडिरा द्वीप में। चलिए आगे बढ़ेंगे।
सूर्य से संचालित ऊर्जा है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो हमें कैसे आती है, सूर्य तप के फॉर्म में या फिर बिजली की धारा का अवरोधन, पृथक्करण या फिर विकिरण। तो ये सूर्य से संचालित ऊर्जा या जो ऊर्जा आती है उसको बोला जाता है सूर्य तप। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सौर ऊर्जा को सूर्य तप इंसुलेशन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो होता है उसका आंतरिक भाग होता है, जहाँ पर नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने का ऊर्जा का विसरण होता है। यानी कि जो संलयन होता है नाभिकीय संलयन, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। यहाँ से ऊर्जा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह पर पहुँचती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन या फिर बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के कारण किन तत्वों की प्रधानता होती है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम की, सिलिका एवं मैग्नीशियम की, बेसाल्ट एवं सिलिका की, निकेल एवं लोहा की। तो जो प्रधानता होती है निफे में वो होती है निकेल एवं लोहा की। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एडवर्ड सुएस महोदय ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला। भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद सेडिमेंट से निर्मित परतदार सेलों का बना हुआ है, जिसकी गहराई तथा घनत्व कैसा है, बहुत कम है। सुएस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सियाल सीमा निफे हो जाएगी, सियाल जो कि सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई है। घनत्व इसका 2.9% है, ठीक है, 9 है इनका। और जो सीमा है, सीमा बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। घनत्व इसका 2.9 से 4.7 है। निफे बनी हुई है निकेल तथा फेरियम से या फिर फेरत से, जिसका कि औसत घनत्व कितना है, 11 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गई आपकी सियाल, सबसे ऊपरी परत हो जाएगी सियाल, सियाल के बाद में सीमा, सीमा के बाद में आपकी निफे हो जाएगी जो कि सबसे अंदरूनी परत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैनचेस्टर उद्योग के लिए विख्यात है। किस उद्योग के लिए विख्यात है ये, तो ये विख्यात है आपका सूती वस्त्र के लिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ब्रिटेन लगभग 150 सालों तक सूती वस्त्रों का मुख्य उत्पादक रहा है। अन्य कई उद्योगों की तरह ही सूती उद्योग के कारखाना प्रणाली का विकास भी यहीं पर हुआ था। इस उद्योग का प्रारंभ लंकाशायर तथा ग्लासगो क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे, लंकाशायर और ग्लासगो क्षेत्र में हुआ था। मैनचेस्टर के लंकाशायर क्षेत्र को सूती वस्त्र का कब्रगाह कहते हैं, ठीक है। मैनचेस्टर का जो लंकाशायर है उसको सूती वस्त्र का कब्रगाह कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।